जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। घर पे पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। खुशखबरी की बहार से आ गई है। आरआरबीज ने वैकेंसी ना निकाली सिर्फ, बल्कि आरआरबीज ने वैकेंसी अपनी बढ़ा भी दी हैं। तो कंपेयर्स टू प्रीवियस ईयर इस बार लगभग वैकेंसी ज़्यादा हैं। 12,000 के आसपास वैकेंसी हो चुकी हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। मैं शांतनु अनबॉक्स रीजनिंग के थ्रू आपके सामने आ चुका हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनबॉक्सिंग रीजनिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आपके सामने आरआरबी की एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क, दोनों की बात करें तो अभी हम प्री का पूरा सीरीज़ पढ़ रहे हैं कि प्री में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगा, सिर्फ वही टॉपिक जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पूरी रीजनिंग नहीं कराऊंगा। जैसे आपको पहला टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे दिख रहा होगा। अल्फ़ाबेटिकल के बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके अगर बात करें तो रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो आपका पजल, सेटिंग अरेंजमेंट पजल पूछा जाएगा, वो पढ़ाऊंगा आपको मैं। सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये जो पूरे टॉपिक का पैकेज है, 40 के 40 मार्क्स इन्हीं में से आने वाले हैं। तो आपको मैं कवर कराऊंगा। आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो होगी अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज़ की पार्ट 1। ठीक है, आपको बता दें कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं बेटा। तो 5 मार्क्स का पूरा पूरा हिसाब किताब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। और मेरे साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रहा। ये देखिए, आपके सामने एक मिसलेनियस सीरीज़ है। इस मिसलेनियस सीरीज़ की खास बात यहाँ पर यह है कि आपके सामने नंबर, लेटर, सिंबल तीनों को मिलाकर एक फॉर्मेट तैयार किया गया और उससे तकरीबन 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ये अपने आप में 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला सेगमेंट है बेटा। पूरे चांस हैं इसके आने के, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोला, इस सीरीज़ में लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 6 कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी भी आप लेफ़्ट से लेफ़्ट जाते हैं ना तो माइनस होता है, राइट से राइट अगर आप जाते हैं तो भी माइनस होता है। अगर आप राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो प्लस होता है, और अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, अगर आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो भी क्या होगा, यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स, दो लेटर एक जैसे हों तो माइनस। ठीक है, अगर ये दो एक जैसे दिखें, एल एल तो माइनस, आर आर तो माइनस, दोनों अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये कि जो आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले के होगा। ठीक है, फर्स्ट होगा। जैसे यहाँ पे एल और एल है तो आंसर किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके। अब 2L आ गए मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 15 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा 9। कहाँ से, अब इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या लिखा है फर्स्ट में L, तो आपको सीधे लेफ्ट से 9 चेक कर लेना है। तो लेफ्ट से 9 चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। आंसर हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग रहते हैं। अगर मान लीजिए राइट, यहाँ राइट से 6 के लेफ्ट 3 है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 और 3 9। कहाँ से, ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग राइट से, तो आपको पीछे से गिनना पड़ेगा राइट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके पूरे के पूरे चांसेस होते हैं आने के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस सीरीज़ में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है। मैं यहाँ इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, ऐसे कितने नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और तुरंत बाद में एक लेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने नंबर्स हैं, तो स्टार्ट विथ फर्स्ट। सबसे पहले देखिए नंबर की बात करें अगर हम, तो ये देखिए 4, इसके पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ दिख रहा तो ये नहीं होगा। 3 के देखो पीछे कॉन्सोनेंट है और इसके बाद में नंबर, लेटर नहीं है, तो इसका मतलब एक तो हमको मिल गया कौन सा, Q3 परसेंटेज। ठीक है, 3 के पहले आप ध्यान से देखो तो एक कॉन्सोनेंट है और बाद में लेटर नहीं है।
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नंबर्स की, तो ये देखो 5 के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में लेटर आ गया, 1 के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में लेटर आ गया, 2 के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में लेटर आ गया, 6 के पहले कॉन्सोनेंट है ही नहीं, ये वॉवल है। 9 के पहले कॉन्सोनेंट है ही नहीं, 8 के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में लेटर आ गया। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है, सिर्फ एक ही ऐसा सीक्वेंस है जिसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। वो कौन है? Q, 3 और परसेंटेज। समझ में आई बात आपको? उम्मीद है बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप ज़रा दिमाग लगाइए इसका। ऐसे कितने सिंबल हैं, ठीक है, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत बाद एक लेटर है, जिनके तुरंत बाद एक लेटर है और तुरंत पहले एक नंबर नहीं है। ठीक है, तुरंत पहले एक नंबर नहीं है। सिंबल में अगर बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे परसेंटेज, जिनके पहले नंबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ नंबर दिख रहा। सिंबल के पहले देखो यहाँ नंबर नहीं है लेकिन बाद में लेटर होना चाहिए, यहाँ नहीं है। कॉपीराइट की बात करें तो उसके पहले नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, और बाद में एक लेटर है। तो ये देखिए एक हमको मिल चुका है, कौन सा? ये वाला। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो @ कॉपीराइट और यू, ध्यान से देखो, इसमें ये सिंबल है, इसके पहले नंबर नहीं है और बाद में एक लेटर है। नेक्स्ट, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और बाद में एक लेटर है। ये भी मिल गया हमको, $Y, $Y। यहाँ पे अगर बात करें $, और Y, एक और मिल गया। नेक्स्ट, सिंबल के पहले नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ नंबर है, सिंबल के पहले नंबर नहीं होना चाहिए, बाद में लेटर, ये भी मिल गया हमको, G*Z। आप ध्यान से देखो, G*Z। ये तीनों वो क्वेश्चंस आ गए हैं या तो वो आंसर आ गए हैं जिसमें ये दी गई कंडीशन क्या हो रही है, बिल्कुल फुलफिल हो जा रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 ऐसे पैटर्न हैं जिनके जस्ट पहले एक नंबर नहीं है, सिंबल जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, और बाद में क्या है? एक लेटर मौजूद है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, मतलब 3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे बस सिंपल है, IM3 का पैटर्न चेक करो क्या है। I के बाद एक छोड़ा, फिर M के बाद एक छोड़ा, 3। ठीक है, @U5 में भी देखो, @ के बाद एक छोड़ा, फिर उसके बाद एक छोड़ा। इसका मतलब जो यहाँ आएगा वो एक एक के गैप पे होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन से आप चेक करो या तो डायरेक्टली ऐसे निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 और @ के बीच के डिफरेंस कितने का होगा? 3 और @ का जो डिफरेंस है, देखो ध्यान से आप लोग, तो 3 और @ के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 का। सेम ऐसे ही 5 और W की बात करें तो 5 और W के बीच का भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो इसका मतलब W से भी 1 और 2 छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर B से अगर बात करें तो B से अगर हम 2 छोड़ते हैं तो हमको मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो B से 2 छोड़ा तो क्या मिल जाएगा बेटा? हैश, और हैश के बाद फिर सिंपल ये ऊपर वाला सिनेरियो चलेगा। एक गैप किया तो D, और D के बाद एक गैप किया तो कौन? 8। तो #D8 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, जो कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है बेटा। समझ में आई बात? कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? आपको पहले क्या करना है, इनको इंडिविजुअली चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से, अगर लास्ट को फर्स्ट से नहीं बन रहा तो आप फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट मिल जा रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। 4 में से 3 एक जैसे हैं, जो एक अलग है वो आपका आंसर है। तो देखो जरा, BE6, ये देखो BE6 आपको एक साथ दिखाई दे रहा है। @copyright U, ये भी तीनों एक साथ आप दिखाई दे रहा है, मतलब जो अलग होगा वो आंसर होगा। 9DH की बात करें, ये भी देखो आपको अलग दिखाई दे रहा है एक साथ। 5V1, ये भी आपको एक साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये एक साथ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर E, अलग है। आप देख सकते हैं सीरीज में कि हैश के बाद Z काफ़ी आगे, हैश यहाँ पर है और Z यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। चलिए अब आते हैं सर वो क्वेश्चन पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, समझना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को करना है। कंडीशंस आपके सामने दी गई है, और कंडीशन दी गई है मतलब आपके सामने एक कंडीशनल सीरीज़ आ गई है दोस्तों। और ये जो कंडीशनल सीरीज़ है, इस कंडीशनल सीरीज़ की खास बात ये है कि इस कंडीशनल सीरीज़ में आपके सामने
एक तो पर कंफर्म कोड आपको दे दिया गया कि अल्फ़ाबेट्स में ए का कोड क्या है, एक्स का कोड क्या है, सबका कोड दे दिया गया। और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से एक कंडीशन दी गई, एक कंडीशन यहाँ पे दे दी गई आपको। उस कंडीशन को अकॉर्डिंग आपको सबको सॉल्व करना है। कंडीशन साफ साफ आपके सामने देखी गई है, 4 कंडीशन है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि 4 हों, कभी कभी 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने 4 दिख रही है, देखो। अब अगर कंडीशन को देखें तो क्या बोला गया है, इफ़ देयर आर एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट ऑक्यूरिंग बिटवीन 2 वॉवल्स, ठीक है। अगर किसी 2 वॉवल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट होंगे तो उस दौरान वॉवल के जो कोड है आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। दूसरा कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें कोई वॉवल ही ना हो तो इनके कोड एज इट इज़ उतार देंगे। तीसरा है कि अगर फर्स्ट और लास्ट क्या हो, वॉवल हो, तो उनके कोड आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे उन दोनों वॉवल्स के। और लास्ट है कि अगर किन्हीं 2 वॉवल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट हो, पहले और लास्ट वाले में यही डिफरेंस है। पहले में बोला गया कि 2 वॉवल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट हो, और लास्ट वाले में बोला गया कि 2 वॉवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे ये कि द कोड फॉर दैट कॉन्सोनेंट शैल बी सेम। उस जो कॉन्सोनेंट का कोड होगा वो फर्स्ट वाले लेटर के अकॉर्डिंग सेम एज इट इज उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ ज़रा सा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो AXZIM अगर आप इसको मिलाना चाहें वहाँ पे तो मिला सकते हैं। यहाँ देखिए AXZIM। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो मैंने जहाँ तक पढ़ा तो फर्स्ट वाला रूल ही फॉलो हो रहा है बेटा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। फर्स्ट रूल का मतलब कि आप ध्यान से देखो तो इस फर्स्ट रूल में लिखा गया है कि अगर 2 वॉवल के बीच में 2 कॉन्सोनेंट हो, आप देखो ए और आई वॉवल है, इनके बीच में 2 कॉन्सोनेंट है, अगर ऐसा होता है तो याद रखिएगा उन स्वरों के कोड आपस में इंटरचेंज होंगे। मतलब आई का कोड ए के नीचे आ जाएगा, ए का कोड आई के, बाकी सब उतार देंगे ऐसे ही एज इट इज, ठीक है ना। तो बस वही कर दो बेटा, ए का कोड आई के नीचे, आई का कोड आ जाएगा ए के नीचे। तो आई का कोड है क्या, परसेंटेज, और ए का कोड क्या है बेटा, हैश, और बाकी सब कोड ऐसे ही उतार दो। एक्स का कोड क्या यहाँ पे दिख रहा है ऊपर भाई, एक्स का कोड आप देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो %2, और जेड का कोड क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, जेड का कोड है 4, %2 4 हैश, यहीं कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है आपका %2 4 हैश, और इसका मतलब एम का 7 हो जाएगा। एम का 7 आप देखो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, एम के नीचे 7, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बस इसी तरह से आपको रूल्स को चेक करना है, अप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPMXE सर इसमें मेरे ख्याल से 3rd रूल लग रहा है। 3rd रूल आपको मैं चेक करके बताऊं अगर, तो 3rd रूल देखिए साफ साफ लग रहा है, IPMXE, यहाँ मैं लिखता हूँ अगर IPMXE, ठीक है। 3rd रूल कैसे है कि पहला भी वॉवल है, लास्ट वाला भी वॉवल है। यदि फर्स्ट और लास्ट क्या हो, यहाँ पे देखिए बोला गया है साफ साफ, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के कोड आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ई का कोड आ जाएगा आई के नीचे, आई का ई के नीचे, बाकी सब उतर जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो बस ई का कोड यहाँ पे देखो क्या है, ई का कोड क्या है 9, जो कि यहाँ जाएगा, और आई का कोड क्या है बेटा, आई का कोड परसेंटेज, तो 9 और परसेंटेज मुझे चाहिए। 9% यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी 2nd और 4th में इसका आंसर होगा। अच्छा बाकी सारे कोड उतारो, तो P का कोड क्या होगा, देखो ज़रा 2nd में P का कोड ग्रेटर है, तो 9 के बाद ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ दिख रहा देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए पूरा, बाकी ऊपर से एज इट इज उतार देना। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चंस याद रखना 5 आते हैं एग्जाम में, और 5 कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। इस पे आ जाओ, RZYMS, ये कोड, ये जो क्वेश्चन है RZYMS, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा, एक रूल लग रहा है आई थिंक 2nd वाला। 2nd रूल क्या कहता है बेटा कि अगर, ये देखिए 2nd रूल यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर शब्द में कोई भी वॉवल नहीं है तो अकॉर्डिंग टू चार्ट इनके कोड एज इट इज़ लिख देंगे। तो बस यही तो लग रहा है यहाँ पे, इसमें देखो ध्यान से, तो कोई भी वॉवल नहीं है तो बस उतार दो कॉपी वहाँ से ऊपर से। तो R का कोड यहाँ पे मेंशन है @ Z का कोड है 4, Y का कोड तुम्हारा दिया गया है स्टार, M का जो कोड दे दिया गया है 7, और S का कोड दिया गया है 3। तो @4*73, ठीक है, @4*73। और आप ध्यान से देखो तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ 3rd वाले में अगर बात करें
तो स्टार 3 7 कर दिया गया है उल्टा, इसलिए इसका आंसर क्या लगाओगे आप, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। समझ में आई बात आपको? इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको डील करना होता है। OYAMZ, OYAMZ को मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ बेटा। OYAMZ जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, माफ़ करना, ठीक है। OYAMZ, OYAMZ, इसमें देखो कौन सा रूल लग रहा। फर्स्ट रूल तो बेटा लगने से रहा, क्योंकि फर्स्ट रूल कहता है कि दो कॉन्सोनेंट दो वॉवल के बीच में। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड में कोई वॉवल नहीं, जबकि यहाँ वॉवल दिख रहा है। थर्ड में फर्स्ट और लास्ट वॉवल है नहीं। फोर्थ क्या बोला गया कि नहीं, दो वॉवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट हो जाए, तो बस यही लग रहा। देखो ओ और ए वॉवल है, इनके बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे फिर, तो इसमें जो कॉन्सोनेंट वाला कोड है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट वाले के, यानी जो कोड ओ का है वही कोड किसका हो जाएगा, वाई का। ठीक है ना। तो यहाँ देखो साफ साफ लगा, द कोड फॉर दैट कॉन्सोनेंट, इस कॉन्सोनेंट का कोड है शैल बी सेम, बिल्कुल सेम होगा फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लेटर कौन है, ओ, तो जो कोड ओ का हो जाएगा वही कोड किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस उतार लो यहाँ पे, ख़त्म करते हैं इसको। तो OYAMZ अगर बात करें तो ओ का जो कोड है वो क्या इसमें है, 8 है, और वही कोड हो जाएगा इसका 88, और बाकी सब एज इट इज उतार दो। हैश एम का कोड क्या हो जाएगा बेटा 7, और जेड का कोड हो जाएगा 4, 88#74। ये हमारा है ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। समझ में आई बात? तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई रूल्स लगे ही ना, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई रूल्स लगे ही ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, इनके कोड ऊपर से देख के उतार लेने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मिक्स क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, और सब छठे छठाए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। एक वर्ड है क्रैकर, एक वर्ड है क्रैकर। इस क्रैकर शब्द में ऐसे कितने लेटर हैं, इसमें ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जो एक दूसरे से अभी उतने ही दूरी पर हैं जितना कि ABCD में है, या तो इसको ऐसे कह लें, या ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से उतने ही दूरी पर हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि वो ABCD में होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करूं ABCD, तो अगर बात करूं A से D में, तो A से D में कितने लेटर आ रहे हैं, 2। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है क्या कि A और D कहीं हो और उसके बीच में 2 लेटर आ रहे हैं, तो बस वही आपको ढूंढना है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। चलिए अगर मैं करके दिखाऊँ तो स्टार्ट विथ कैसे करेंगे, C से शुरू करते हैं, यहाँ से, इसके इधर कुछ नहीं है, आगे गिनते चलो। C के बाद क्या आता है, D यहाँ नहीं है, EFGHI कोई नहीं मिला। R के बाद इधर देखो S नहीं है, R के बाद STUVW, दोनों तरफ गिनना है भाई। A के बाद B के बाद C, ये देखो मिल गया एक पेयर हमको, A से C मिल गया। देखो ना ABCD में A और C के बीच में सिर्फ एक ही लेटर होता है, अगर आप लिखते हो ABCD तो ABC। अगर A से C की बात करें तो सिर्फ एक लेटर होता है, तो वही चीज़ यहाँ दिख रही, यानी ये एक पेयर बन गया। ठीक है, ABC, A से के बाद BCDE, दोनों तरफ गिनना है। C के बाद DEF, C के बाद D और E, देखो एक और मिल गया, C से E मिल गया। C और E के बीच में एक ही लेटर होता है भाई। K के बाद LMNO, K के बाद LM कोई नहीं मिला। E के बाद FGHIJ, E के बाद F नहीं मिला। R के बाद STUVWX नहीं मिला। दोनों तरफ से चेक करना है आपको। तो इसका मतलब कितने मिल गए, सिर्फ 2 ही ऐसे पेयर हैं जो अपने आप में एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि वो ABCD में है, या 2 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि वो ABCD में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे ही चेक करना है। लीजिए आपकी बारी एक है इंग्लिश। इंग्लिश शब्द को चेक करिए ज़रा, इंग्लिश में कितने आ रहा है। देखो ज़रा, अगर मैं स्टार्ट करूँ E से, तो E के बाद FG, एक मिल गया मुझे। ठीक है, एक हो गया। E से अगर बात करें तो G हो गया इसमें। ठीक है, ये देखिए एक हो गया E से G। उसके बाद देखो E के बाद FGHI, लो एक E से I भी बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो E के बाद FGHIJK नहीं बना, N के बाद O नहीं बना, N के बाद OPQRS, G के बाद HI, G के बाद H और I, देखो G से I भी बन रहा है कि यहाँ पे पेयर,
तो इसको भी मैं मेंशन कर दूंगा, जी से आई भी एक बन रहा, ठीक है। एल के बाद एम एन, देखो यहाँ पे एल से एन भी बन रहा है, यहाँ पे एल एम एन, ठीक है, ये भी बन रहा। आगे देखते हैं, अगर बात करें एल के बाद एम एन ओ, एच एस के बाद एच आई, एस के बाद सॉरी टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस के बाद टी नहीं बना, एच के बाद आई जे के एल एम एन नहीं बना। कितने बन गए सर टोटल? तो 1 2 3 4, टोटल 4 ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही डिस्टेंस में हैं जितना कि ए बी सी डी में है, ठीक है, या इनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि वो ए बी सी डी में होते हैं। समझ में आ गया ऐसे वाले क्वेश्चन करने का? चलिए, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इमेस्क्यूलेट, इमेस्क्यूलेट, ठीक है ना। इस शब्द का कितने ऐसे पेयर बनेंगे, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं पर्सनली आपका चेक करूँगा। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इस शब्द में, इस वर्ड में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना ए बी सी डी में। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करके बताया, तो आई एम स्टिल वेटिंग योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन है 3 4 2 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिक्लेरेशन शब्द के दूसरे, तीसरे, छठवें। अब ध्यान दो, इसका दूसरा कौन है? ई, तीसरा कौन है? सी। लिख लेते हैं ई सी। उसके बाद क्या बोला गया? दूसरे, तीसरे, छठवें और सातवें। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 7, यानी आर और ए को भी उतार लेते हैं, आर और ए। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म फ्रॉम द सेकेंड इतना इतना लेटर ऑफ द वर्ड। मतलब इनसे मिलकर अगर कोई शब्द बनता है तो उसका राइट से तीसरा लेटर क्या है? अगर इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म, अगर एक से ज़्यादा शब्द बनते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जेड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप पता करो कि इनसे मिलकर क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा। तो एक तो देखते ही समझ में आ गया, रेस बनेगा, रेस। क्या सिर्फ रेस ही इसका आंसर है? अगर मान लो सिर्फ रेस आंसर बन रहा है, रेस ही शब्द बन रहा है, भाई जो शब्द बनेगा, वर्ड बनेगा, उसमें 4 लेटर होने चाहिए। अब रेस अगर बन रहा, देखो तो रेस में राइट से तीसरा 1 2 3 कौन है? ए। देखो ए यहाँ मौजूद है, राइट से तीसरा कौन है? ए। लेकिन अगर एक वर्ड बनता है, अगर एक से ज़्यादा बनता है तो आंसर जेड होगा। और कोई वर्ड बन रहा सर? तो एक और मुझे दिख रहा है, कौन सा पता है? एक मुझे दिख रहा है केयर, ठीक है, ध्यान से देखना, एक केयर दिख रहा है। तो इस तरह से 2 वर्ड बन जा रहे हैं। अगर 2 वर्ड बन जा रहे हैं तो बिना सोचे समझे इसका आंसर क्या लगा दोगे? जेड। अब मान लो किसी की इंग्लिश यहाँ थोड़ा वीक है या कोई समझ नहीं पाया, एग्जाम में थोड़ा सा घबरा गया और गलती से उसने केयर निकाल दिया, सिर्फ केयर उसके दिमाग में आ रहा, तो आप नोटिस करो केयर का भी राइट से तीसरा लेटर कौन है? ए। और रेस का भी तीसरा लेटर कौन है? ए। तो एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली आंसर क्वेश्चन बनाता है बेटा, तो आप ध्यान रखना, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? जेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? इंटरैक्टिव वर्ड एक है, इस वर्ड के सभी लेटर को अरेंज करो, पहले बड़े से, सॉरी छोटे से बड़े में, लेफ्ट टू राइट। यहाँ लिख लेते हैं इंटरैक्टिव, INTER ACTIVE, ठीक है। अब इस वर्ड के सभी लेटर को हम अरेंज करते हैं लेफ्ट से राइट। क्वेश्चन ने बोला है ना, लेफ्ट से राइट अरेंज करो छोटे से बड़े में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए आ गया ये वाला। ए के बाद बी नहीं है, इसमें सी है। सी के बाद डी नहीं है, ई 2 बार है, ठीक है, ई कर लिया। एफ नहीं, जी नहीं, एच नहीं, आई है यहाँ पे 2 बार, ठीक है। जे नहीं, के नहीं, एल नहीं, एम नहीं, एन हो गया, ओ नहीं, पी नहीं, क्यू नहीं, आर हो गया, 2 टी हो गया और लास्ट में वी हो गया। तो आप देखो इनको मैंने लेफ़्ट से राइट अरेंज कर दिया छोटे से बड़े में, यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब बोलता है एग्जामिनर कि बताओ इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो सिर्फ ई, सिर्फ ई एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बाकी सब अपनी अपनी जगह से चेंज हो गए। तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? इसका आंसर आएगा 1, यानी एक ही ऐसा लेटर है ई जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बाकी सब में चेंजेस होते चले जाएंगे। समझ में आई बात आपको? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा ये भी है। अगला क्वेश्चन कहता है एक नंबर है 4 5
829673, ठीक है। अब एग्जामिनर कहता है कि इसमें जो इवन नंबर्स हैं, सम संख्या हैं, तो इवन नंबर में तुमको करना है क्या, +1, और जो ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, उनमें करना है -2। पहले कर लेते हैं, कर लो भाई, ठीक है। अगर मैं इवन में 1 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5, ऑड में 2 घटाता हूँ तो 3, 8 में 1 जोड़ दूँ तो 9, क्योंकि इवन है, इसमें 1 जोड़ दूँ तो 3, 9 में 2 घटा दूँ 7, 6 में 1 जोड़ दूँ 7, 7 में एक क्या कहते हैं कि 2 घटा दूँ तो 5, और 3 में 2 घटा दूँ तो 1। एक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे हिंदी में, आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, इसको सुधार लेना। ये हिंदी में नीचे जो लास्ट लाइन लिखी गई है आपकी ना, आप देखो ध्यान से, ये जो लास्ट लाइन, तो इस प्रकार गठित अंकों की संख्या कितनी होगी, गठित नहीं है, इस प्रकार पुनरावृत्त, यहाँ पे है रिपीटेशन की बात की गई, पुनरावृत्ति अंकों की संख्या कितनी, पुनरावृत्ति मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हुए, इंग्लिश में देखो साफ साफ यहाँ मेंशन है रिपीटिंग, ठीक है। तो ऐसा करने पर कितने ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हुए हैं, तो आप देखो कि 5 रिपीट हुआ है, 2 बार आ गया, 3 भी रिपीट हुआ है, 2 बार आ गया, 7 भी 2 बार आ गया। तो कितने नंबर रिपीट हुए हैं बेटा, तो 3 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 3 ऐसे नंबर हैं जो रिपीट हुए हैं। सर ये वो क्वेश्चंस हैं ना जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही मान लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ मैं दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क है, करके आइएगा। 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, इन दोनों के आंसर्स निकालिएगा। अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से इस पूरी कहानी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, उम्मीद है आपको आज की कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल अनबॉक्सिंग रीजनिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपनी पढ़ाई को मेरे साथ कंटिन्यू रखें। अगली क्लास हम लोग करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, जो न्यूमेरिकल वर्ड है सीरीज़ है वो करेंगे, प्लस जो मैंने होमवर्क दिया उस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर मुझे, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।